बच्चों हम बात कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग की। केमिकल का मतलब आप जानते हो? देखो, अगर कोई आपसे पूछे केमिकल्स क्या हैं, तो केमिकल का मतलब है एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ये है आपके केमिकल्स। एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस, ठीक है। अगर दो एटम एक दूसरे से कंबाइन करते हैं या बॉन्ड बनाते हैं, तो वो बॉन्डिंग कितने तरीके की हो सकती है? किस तरीके का बॉन्ड बना सकते हैं? अगर दो एटम इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो बनाएंगे कोवैलेंट बॉन्ड। अगर दो एटम, दो आयंस अपने इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे को ले या दे रहे हैं, यानी कि ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, तो बनाएंगे आयनिक बॉन्ड। और अगर दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर रहे हैं तो उनके बीच में आएगी मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग या मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा कि किसी के पास कितना चार्ज है या कितने उसके इलेक्ट्रॉन हैं जो वो बांटना चाहेगा, तो आप कहोगे कि भैया ये कंसेप्ट तो हमारा आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी की फॉर्म में। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी थी लुईस डॉट स्ट्रक्चर के फॉर्म में छोटी क्लासेस में, जैसे 9th में या 10th में, कि अगर मुझे किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं ये दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा, उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाऊंगा। जैसे मैं जानता हूं ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नियॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये उनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है, जिससे मुझे पता चलेगा कि ये अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, एक टर्म पढ़ी थी बेटा हमने 10th क्लास में और छोटी क्लासेस में भी पढ़ी थी, वैलेंसी। इसको मैंने आपको लेसन नंबर 3rd में भी डिस्कस किया था, याद होगा आपको तो। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम बात कर रहे हैं आपके बेसिक 8 ग्रुप की। अब लेसन नंबर 3rd आप देख चुके हो, तो वहां पे हमने ग्रुप देखे थे, ग्रुप फर्स्ट, सेकंड, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 17 ग्रुप में एक, फर्स्ट ग्रुप में एक, सेकंड ग्रुप में 2, 13 में 3, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7 और 18 में 8। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही बनती है उनकी वैलेंसी। जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है वो देना चाहते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, शेयर करते हैं, 4 वाले भी, 5 वाले 3 लेते हैं, 2 लेते हैं, 7 वाले 1 लेते हैं और 8 वाले नहीं लेना चाहते। ये छोटी बातें हमने कर रखी है छोटी क्लासेस में, ये बातें, ये बेसिक बातें। ठीक है, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इस बात में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? नो सर। कोई डाउट नहीं है, आगे चले? हाँ जी सर। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं ना बेटा, डी ब्लॉक के एलिमेंट जो मैंने यहाँ पर नहीं कंसीडर किए, वो एक गैप है 3rd ग्रुप से 12th ग्रुप तक का। वहां पर ये वैलेंसी वेरी करने लग गई, लेकिन वैलेंसी जो होती है वो हमेशा किसी एक ग्रुप के लिए कांस्टेंट होती है। इसका मतलब वो वैलेंसी नहीं है, उसका नया नाम क्या निकल कर आया? ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी हमने रेडॉक्स चैप्टर पढ़ा था, हमने वहां पे भी बात करी थी ऑक्सीडेशन स्टेट की। ठीक है, अब इस चैप्टर में फिर से बात करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन देना चाहता है स्टेबिलिटी के लिए। जैसे मुझे दिखाई दिया आयरन, अगर मैं आयरन की बात करूं तो जो आयरन है
वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहता है। ये आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इसके पास 26 इलेक्ट्रॉन है, तो डी में 6 और 4s में 2 आते हैं। अब वो अपने आउटर मोस्ट शेल के दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़कर 4s 0 बनना चाहता है, ठीक है, तो वो बनेगा फेरस। फिर आपने कहा कि भैया यहाँ पे 3d6 है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन और छोड़ दे ना तो उसको हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की बात हमने 3rd चैप्टर में की थी। इसे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कहते हैं। हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड जो शेल होते हैं हुन्स रूल के हिसाब से वो ज्यादा स्टेबल होते हैं इनकम्प्लीटली से। तो ये फेरस एक और इलेक्ट्रॉन छोड़कर फेरिक बनना चाहेगा, तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो बनता है फेरस, और जब ये 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो बनता है फेरिक। तो इसका मतलब एक ही एलिमेंट एक से ज्यादा आयनिक फॉर्म में हो सकता है, और एक से ज्यादा वैलेंसी तो हो नहीं सकती, तो इसको हमने एक नया नाम दिया ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है जब कोई अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? जब कोई इलेक्ट्रॉन बांटता है तो उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? तो यहां पर हम बॉन्डिंग की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। देखो, देखो टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में पहली बॉन्डिंग आती है आपकी आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग में ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे मैंने केस लिया सोडियम का, सोडियम के इलेक्ट्रॉन को मैंने डॉट से दिखाया, क्लोरीन का, ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है। अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और क्लोरीन पे नेगेटिव। जिसमें पॉजिटिव चार्ज आया वो कैटायन और जिसमें नेगेटिव चार्ज आया वो एनायन, और ये बन गया आपका आयनिक कंपाउंड। और इस बॉन्ड को कहते हैं हम आयनिक बॉन्ड। अगर मैं बात करूं आपसे मैग्नीशियम क्लोराइड की, तो मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है जो वो क्लोरीन को देता है। मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लेकिन क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो कंपाउंड बनता है MgCl2। ठीक है, तो ये 2 एग्जांपल हुए आपके आयनिक बॉन्ड के। दूसरी बॉन्डिंग आती है आपकी कोवैलेंट बॉन्डिंग, जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है 2 एटम्स के बीच में, जैसे कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। कार्बन के इलेक्ट्रॉन ये रहे, और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ये मैंने दूसरे कलर से दिखा दी। ठीक है, अब कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे ऑक्सीजन के साथ, वैसे ही ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे कार्बन के साथ। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ ये आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड बना तो बना क्यों? ये दोनों ही केस जो अभी मैंने लिए हैं, इन दोनों केसेस में हुआ क्या? अभी तक जो मैं सिंपल केस लेके चल रहा हूँ, इनमें सिर्फ ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं ये तीनों के तीनों जो एग्जाम्पल थे, NaCl, MgCl2 और CO2, इन तीनों केस में मैंने ऑक्टेट कंप्लीट करने की बात की।
ठीक है। ऑक्टेट रूल के हिसाब से अगर किसी के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल स्टेज है, उसकी स्टेबल स्टेट मानी जाएगी। जैसे एक और केस लेते हैं हम, CH4 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। यहां पर हर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है अपना, और कार्बन के पास अपने 4 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके 8 इलेक्ट्रॉन तो नहीं कर पाता, लेकिन अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन और हीलियम दो ऐसे एलिमेंट है जिनको 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, 2 ही की होती है, इनका फर्स्ट शेल होता है। तो ये कंप्लीट करते हैं अपना डुप्लेट, और कार्बन अपना कंप्लीट करता है ऑक्टेट। ठीक है, तो ये हुआ एग्जांपल CH4 का। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, सब अपने ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट करना चाहते हैं, और वो कंप्लीट करके क्या बनते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। लेकिन अगर वो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बांटे तो, जैसे देखो फ्लोरीन और फ्लोरीन सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के अंदर, O2 के अंदर ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, वहीं नाइट्रोजन के अंदर नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। एक केस कार्बन का है, काफी कम स्टेबिलिटी है इसकी, लेकिन ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। ठीक है, तो जो केसेस हमारे सामने आते हैं वो आते हैं F2, O2, N2, C2, सिंगल बॉन्ड शेयरिंग में, डबल बॉन्ड शेयरिंग में, ट्रिपल बॉन्ड शेयरिंग में, और क्वाड बॉन्ड शेयरिंग में। अभी तक ऑक्टेट रूल बिल्कुल ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑक्टेट रूल फेल होता है, देखते हैं किन एग्जांपल्स में। फेलियर्स ऑफ ऑक्टेट रूल। देखो, पहला, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो जब कंपाउंड बनाते हैं तो उनके अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होते, फिर भी उनका कंपाउंड स्टेबल होता है। जैसे एक एग्जांपल है BeCl2। इसमें Cl का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो रहा है, लेकिन Be का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। इस केस को कह देते हैं हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसका एक और एग्जांपल है AlCl3।
इसमें Cl का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, लेकिन एल्यूमिनियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ऑक्टेट कंप्लीट करने में। ठीक है। दूसरा केस आता है जिसमें इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा होते हैं, जैसे SF6। इसमें फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो वो सल्फर के साथ शेयर करता है। कोई फ्लोरीन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन सल्फर का नहीं होता। सल्फर के 8 से ज्यादा हो जाते हैं। देखो, यहाँ सल्फर के 12 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हो गए। एक में कम थे, एक में ज्यादा है। ऐसे IF7 का भी केस आएगा, उसको खुद ट्राई करना। इसमें आयोडीन के 14 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है। ऐसी एक केस आता है, उसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे NO2। इसमें नाइट्रोजन के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। आगे जब हम रेजोनेंस की बात करेंगे तो हम बताएंगे कि ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर शिफ्ट होकर अपने आप को स्टेबल कैसे करता है। तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो अपने आप को स्टेबल रखते हैं, तो यहां से तो ऑक्टेट रूल बिल्कुल ही गलत हो गया। 8 से ज्यादा भी स्टेबल है, 8 से कम में भी स्टेबल है, और इवन ऑड नंबर वाले भी स्टेबल है। एक एग्जांपल हमने NO2 ऑड नंबर का दे दिया। तो यहां से हमें पता चलता है कि ऑक्टेट रूल ही स्टेबिलिटी का सोलो क्राइटेरिया नहीं है। और बातें भी हम करेंगे। ठीक है। तो ऐसे ही हम पीछे कुछ स्ट्रक्चर्स पे जाते हैं जो बना रखे हैं मैंने। NH3 ये देख लो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। SO2 देख लो, O2 F2, और फिर बात आती है H2SO4। जब हमने H2SO4 को देखा तो जरा इसके स्ट्रक्चर को देखो। आप देखेंगे कि सल्फर के 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। एक्सपेंडेड ऑक्टेट है, 12 इलेक्ट्रॉन है सल्फर के। हाइड्रोजन जो रेड कलर के स्फीयर में दिखाया अपना डुप्लेट कंप्लीट करके बैठा है। व्हाइट कलर के सारे ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके बैठे हैं। लेकिन जो सल्फर है उसके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके पास डबल बॉन्ड है। देखो स्ट्रक्चर को देखो, इस स्ट्रक्चर में सल्फर के पास 2 डबल बॉन्ड है। और अगर सारे डबल बॉन्ड अगर मैं सारे बॉन्ड काउंट करता हूं तो सल्फर के पास 6 बॉन्ड है, जिनमें 12 इलेक्ट्रॉन्स है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इन डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दूं तो कैसे? जादू से मिटो के? नहीं, हम क्या करेंगे, एक नई बॉन्डिंग को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसे बोलते हैं डेटिव बॉन्डिंग। सल्फर अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा शेयर करने के लिए ऑक्सीजन को। सल्फर कहेगा ऑक्सीजन को कि भाई मेरे 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, लेकिन मुझे तेरे से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए शेयरिंग के लिए। इस बॉन्डिंग को डेटिव बॉन्डिंग बोलते हैं। जरा ध्यान दो, यहां पर ये सल्फर के इलेक्ट्रॉन थे ग्रीन कलर के। देखो जो पहला डायग्राम था मैंने बड़े कर दिए वो इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो ग्रीन कलर के इलेक्ट्रॉन्स थे, अब वो यहाँ देखो, एक तो ऑक्सीजन के साथ बांट रहा है, यहाँ वाला भी ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर ये इस वाले ऑक्सीजन को अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है बांटने के लिए, उससे कोई इलेक्ट्रॉन ले नहीं रहा। तो इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर ने
ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए यूज किए। ये दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर के हैं। इस वक्त ऑक्सीजन से सल्फर ने एक भी इलेक्ट्रॉन लिया नहीं, तो इस बॉन्ड को कहेंगे देने वाला बॉन्ड, यानी कि डेटिव बॉन्ड। इसका एक और नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, और नया स्ट्रक्चर क्या बनेगा आपका, ये यहां पर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। अगर मैं इसके लोन पेयर दिखाऊं, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा बॉन्डिंग में, तो वो ये। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देखो। एक एग्जांपल लिया हमने ओजोन का। ओजोन का स्ट्रक्चर देखो आप। ओजोन में जो ग्रीन कलर वाला ऑक्सीजन है उसका डुप्लेट कंप्लीट है, व्हाइट कलर वाले ऑक्सीजन का भी डबल बॉन्ड लेकर या 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके डुप्लेट कंप्लीट है। लेकिन रेड कलर वाला जो डुप्लेट है, ऑक्टेट, वो ऑक्सीजन है, रेड कलर वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, एक्सपेंड कर गया। 10 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे मेरे को इसमें, रेड कलर वाले में 10 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं। तो वो क्या करेगा, वो कहेगा मैं फिर से डेटिव करता हूँ, मेरे पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है तो मैं किसी के साथ जिसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाऊंगा उससे इलेक्ट्रॉन नहीं लूंगा। ऐसा शेयरिंग वाला बॉन्ड जिसमें एक ही के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं उसे डेटिव बॉन्ड कहते हैं। देखो ये रहे इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ये रहे इसके 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर ये अपना डेटिव बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर ये अपना बॉन्ड दे रहा है। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो सिर्फ इसने शेयर किया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे समझा भी दिया, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर है जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। ठीक है, अगेन की बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का। अब जरा इसको देखो नीचे, SO2, यहाँ पर सल्फर ने 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर बनाया डबल बॉन्डेड। लेकिन यहाँ पर अगर आप सल्फर के इलेक्ट्रॉन गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करा हमने, यहाँ सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, ये सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दे रहा है, तो ये बॉन्ड आपका डेटिव बॉन्ड बन गया। इन सब स्ट्रक्चर्स को देखो, फिर मैं डिस्कस करूंगा आपसे कार्बन मोनोऑक्साइड का। अब इसके बाद बारी आती है कार्बन मोनोऑक्साइड की। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने सोचा भाई कार्बन ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन बांट लेता है, ऑक्सीजन का तो पेट भर जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कार्बन भूखा रह जाएगा, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, उसे 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो उसने ऑक्सीजन से कहा कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन और बांट ले। अब भी पेट नहीं भरा कार्बन का, और ऑक्सीजन के पास एक्सेस में हो गए, ये जो पहले से सेट था अब वो भी अनस्टेबल हो गया। तो ऑक्सीजन ने कहा भाई एक काम कर, ये इलेक्ट्रॉन तुम मुझसे वैसे ही ले ले, और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए वैसे ही देता है। तो यहाँ पर बेटा कार्बन ने, ऑक्सीजन ने सोचा भाई मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन ना इसको दे देता हूँ। जब भी कोई अपना बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के बिना ही देता है तो उसे डेटिव बॉन्ड कहते हैं। अब जरा ध्यान दो, ग्रीन वाले इलेक्ट्रॉन काउंट करना ऑक्सीजन के, यहाँ पर आ गया एक, ये डेटिव बॉन्ड है। ठीक है, ये तो ये वाले जो है ना, ये तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, देखो व्हाइट वाले 4 कार्बन के, ग्रीन वाले 6 ऑक्सीजन के, और वहां पे आपको एक साफ सीधा एक डेटिव बॉन्ड दिखाई देगा जो ऑक्सीजन ने कार्बन को दिया है। इसे कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, आगे चलूं। अब बात आती है रेजोनेंस की। अभी जो पीछे हमने कई कई जगहों पे देखा कि भाई ऐसा स्ट्रक्चर जो बन रहा है डेटिव, वो क्यों बन रहा है। तो भाई यहाँ पर ये हुआ कि जो सल्फर डाइऑक्साइड था वो एक जगह डबल बॉन्ड और एक जगह सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं ऑक्सीजन के साथ। तो वो फर्स्ट और सेकंड ऑक्सीजन के साथ इस तरीके से दिखाई दे रहा था। अब इसका एक और केस देखा, अब फर्स्ट बॉन्ड इधर आ गया और डबल बॉन्ड इधर आ गया, मतलब फर्स्ट ऑक्सीजन के साथ
सिंगल बॉन्ड और सेकंड ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड। इसका मतलब ये जो मल्टीपल बॉन्ड है ना, ये घूम रहा है। ये जो डबल बॉन्ड है यानी कि जो मल्टीपल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो रहा है यहाँ से यहाँ, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। अब जब ये बॉन्ड शिफ्ट होता है तो ये थोड़ा सा इधर रहता है और थोड़ा सा इधर, जैसे यहाँ दिखाया मैंने, इसे कहते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड। इस तरीके से बॉन्ड के शिफ्ट होने से होता क्या है, बॉन्ड की एनर्जी रिलीज होती है। अगर बॉन्ड की एनर्जी रिलीज होती है, किसी भी चीज की एनर्जी अगर रिलीज होगी तो उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। इस बात पे ध्यान दो, अगर किसी भी चीज की एनर्जी रिलीज होगी तो उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। वो दो स्ट्रक्चर जो पॉसिबल स्ट्रक्चर है वो बना सकता है, उन्हें कहते हैं हम कैनोनिकल फॉर्म। और उन दोनों को जोड़ के जो एक स्ट्रक्चर बनता है उसे कहते हैं हाइब्रिड फॉर्म। उन कैनोनिकल फॉर्म्स को जोड़ के जो स्ट्रक्चर बनता है उन्हें बोलते हैं हाइब्रिड फॉर्म। एक और केस लेते हैं ओजोन का। ओजोन में ऐसा हो सकता है एक डबल बॉन्ड बने पहले ऑक्सीजन के साथ, फिर दूसरा डबल सिंगल बॉन्ड बने दूसरे ऑक्सीजन के साथ, या इसका उल्टा सिंगल बॉन्ड बने पहले ऑक्सीजन के साथ और डबल बॉन्ड बने दूसरे ऑक्सीजन के साथ। इन दोनों फॉर्म को हम कहेंगे कैनोनिकल फॉर्म, और इन दोनों को जोड़ दूं तो एक डबल बॉन्ड आपको दोनों में दिखाई देगा, उसे हम कहेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक है, इसी तरीके से केस आएगा आपके CO3 2- का। ठीक है, ये दिखा रखे मैंने केस, इसको एक बार घर पे ट्राई करना, रेजोनेंस क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, ऐसा ही रेजोनेंस आपको बेंजीन में देखने को मिलेगा। अब एक बच्चे ने पूछा है कि भाई ऐसा स्ट्रक्चर हम क्यों नहीं बना सकते ओजोन का, ये वाला स्ट्रक्चर। तो मैंने कहा भाई इसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। क्यों? रेजोनेंस में बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है। अब मैं इसकी कौन सी कैनोनिकल फॉर्म बनाऊं, यही रहेगी। ये तो कोई कैनोनिकल फॉर्म नहीं हुई, एक ही स्ट्रक्चर है, तो यही एक स्ट्रक्चर है, दूसरा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बन रहा है इसमें, इसलिए इसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड हो तो शिफ्टिंग हो सकती है, या चार्ज हो तो शिफ्टिंग हो सकती है, जैसे कार्बोनेट में हुआ था। कार्बोनेट में जो डबल बॉन्ड था ये 3 पोजीशन पे शिफ्ट होता है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और उसी के साथ साथ चार्ज शिफ्ट होते हैं। पहले थे सेकंड थर्ड पे, फिर आए फर्स्ट थर्ड पे, और फिर आए थर्ड और सेकंड पे। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, या कोई मल्टीपल बॉन्ड शिफ्ट होगा तो रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस के लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स चाहिए, वो कैनोनिकल फॉर्म कहलाते हैं, और जब वो मिलते हैं तो रेजोनेटिंग हाइब्रिड कहलाते हैं। अकेला स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा रेजोनेंस। ठीक है, आज क्लास नहीं रोक रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फॉर्मल चार्ज।